morning to all my physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है और जो मीन वैल्यू होती है ना हमारे अल्टरनेटिंग करंट की, वो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो कैसे हमारा कैपेसिटर था जो चार्ज हो रहा था डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा एसी क्या होता है। जो मेनली हमारे घरों में यूज होती है ना वो एसी होती है, जिससे हमारा मतलब एसी का टाइप जो हमने ग्राफ देखा होगा, एसी हमारे कुछ इसी तरीके से आती है, जैसे एक बार अप एक बार डाउन, है ना, इस तरीके से हमारी एसी होती है। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब पूछ क्या रहे हैं कि हमारी एवरेज वैल्यू क्या होगी एसी की। अब एसी की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, अब हमें पता है, देखो पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, वहां से फिर इसको क्लियर करेंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कैसे क्लियर करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। ये क्या होती है, ये एक एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, मतलब स्टडी करंट की वो वैल्यू विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। जो हमारा डीसी करंट होता है ना उसकी एक ऐसी वैल्यू होती है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करती है एज इट जनरेटेड बाय एसी इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम पीरियड। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहां से जैसे ये हमारी एसी होगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बोल रहे कि ये हमारी एक ऐसी डीसी की वैल्यू है। डीसी मतलब जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, ऐसे डायरेक्ट करंट की वैल्यू है जो मतलब जो हमारा जिस टाइम पे हमारा डायरेक्ट करंट हाफ टाइम पीरियड में चार्ज की जो वैल्यू दे रहा है ना, उसी टाइम पे हमारा एसी जो है हाफ टाइम पीरियड में वही चार्ज की वैल्यू दे, वो हमारी एवरेज वैल्यू होती है। देखो 22 से करते, मान लिया कि एक बार देखो ये हमारी एसी होती है, हमें पता है, देखो इस तरीके से ये हमने मान लिया हमारी एसी होती है ना ऐसे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी एसी के अंदर जैसे इस हाफ टाइम पीरियड में जाने के लिए इसमें जो हम अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहें एसी में, तो यहाँ से देखो क्या प्रॉब्लम होगी कि इसमें देखो इतनी छोटी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इसके और इस इंटरवल के बीच में देखो कितनी चार्ज की कितनी छोटी वैल्यू होंगी जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो मान लिया कि ये जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक कंडक्टर ले लिया हमने। ठीक है, इसको हमने एक बार हमने क्या किया, देखो इसको इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक बार हमने मान लिया एसी सप्लाई, एक बार हमने एसी सप्लाई दे दी, ये हमारा इंडक्टर है। शुरू में क्या हुआ, यहाँ पे जो हाफ टाइम पीरियड है, मान लिया यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड में जो इसने हाफ टाइम पीरियड में जो इसने चार्ज दिया, इसको मान लिया यहाँ पे जो चार्ज है क्यू। ठीक है, इस हाफ टाइम पीरियड में मान लिया इस एसी ने इस कंडक्टर को मान लिया इतना चार्ज दिया है, हाफ टाइम पीरियड में दिया है। अब उसके बाद अगर हम इसी कंडक्टर के अंदर अगर हम क्या कर ले, डीसी सोर्स को ऐड कर ले। ठीक है, मान लेंगे अब की बार हमने क्या ले लिया है, डीसी सोर्स। इसमें से मान लिया करंट आई जा रहा है, आई फ्लो कर रहा है, आई मतलब मान लेते हैं कि इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, ये डीसी करंट हमारा है, इस डीसी करंट ने भी क्या किया कि उतने ही हाफ टाइम पीरियड में इस कंडक्टर को उतना ही चार्ज दिया। ठीक है, जितना एसी ने दिया था ना उतना ही डीसी ने दिया उतने ही हाफ टाइम पीरियड में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, ये स्टडी करंट की वो वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टडी करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन एसी तो हमारा अल्टरनेटिंग होता है ना। अल्टरनेटिंग की वैल्यू जो ग्राफ है मतलब जो वैल्यू हम इजीली नहीं निकाल सकते बिकॉज वो चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी तो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो डीसी की हेल्प से हम एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू हम डीसी की कांस्टेंट एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। इसके अंदर से हमने मान लिया आई एम करंट फ्लो करा, आई मतलब आई मीन है ना, इसका मीन करंट हमने आई एम मान लिया। ठीक है, मीन करंट मान लिया, इस पूरे डीसी सर्किट के अंदर से हमारा मीन करंट आई जा रहा है, आई एम जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे कि इसका जो मीन होगा ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना, वही हम क्या लेंगे, एसी वाले सर्किट की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि एसी की जो एवरेज वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है और इस टाइम इंटरवल के बीच में देखो कितने छोटे चार्जेस होंगे जिनको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डीसी की जो डीसी सर्किट लेकर के वहां से उसकी एवरेज वैल्यू निकाल करके वही एवरेज वैल्यू हम एसी वाले सर्किट में ले लेंगे।
तो बाय डेफिनेशन यही है कि स्टडी करंट, ये एक स्टडी करंट की वो वैल्यू है, देखो ये हमने जो आई मान ली है, मान लेते ये वो हमने स्टडी करंट की वो वैल्यू मान ली विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करेगी, इतना ही चार्ज हाफ टाइम में इसने जनरेट किया था, इतना ही हाफ टाइम में इसने जनरेट किया था, एसी इन द सेम सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड। क्लियर हुई डेफिनेशन? यहाँ से डेफिनेशन क्या क्लियर हुई, जितने हाफ टाइम पीरियड में डीसी ने मतलब वो करंट, स्टडी करंट की एक वो वैल्यू होती है कि हाफ टाइम पीरियड में कितना इसने चार्ज जितना जनरेट किया है उतना ही चार्ज ये जनरेट करेगी। और डीसी की हेल्प से हम इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीसी, विद द हेल्प ऑफ डीसी वी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जब अगर हम इसकी थ्योरेटिकल लिखेंगे ना एक पोर्शन, जब हम लिखेंगे इसके मैथमेटिकल पोर्शन भी करवाएंगे, पहले ये कर लेते हैं ना क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डीसी वी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, बिकॉज एवरेज वैल्यू चेंजिंग होती है, इसलिए हम हर एक पॉइंट की उसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। इतने छोटे छोटे चार्जेज होते हैं तो हम क्या लेंगे, एक डीसी सप्लाई ले लेंगे, डीसी सप्लाई में उसी टाइम पीरियड पे, है ना, हाफ टाइम पीरियड पे इसने जितना चार्ज जनरेट किया है उसी चार्ज जनरेट पे हमारे एसी ने किया है, तो हम क्या लेंगे, डीसी की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, वही हमारी एसी की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। और यही हमें क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, अब देखो ये हमारी यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे, कि जो मैथमेटिकल होता है ना कि डेरिवेशन हमें निकालना होता है कि क्या वैल्यू आएगी हमारी डेरिवेशन की, तो हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा एसी सोर्स है, ठीक है, ये t/2 टाइम पीरियड है, ये हमारा t, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट, क्योंकि हमें पता है इस एसी सोर्स में देखो बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास चार्जेस होंगे, बहुत सारे होंगे, हर एक पॉइंट पे, हर एक वैल्यू पे, हर एक पॉइंट पे बहुत छोटे छोटे चार्जेस होंगे, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट dq इज द स्मॉल चार्ज एट स्मॉल टाइम dt, है ना, स्मॉल टाइम पे होगा ना, स्मॉल टाइम dt, ठीक है। तो हमने क्या माना कि शुरू में हमने छोटे छोटे चार्ज ले लिए, लेट dq इज द चार्ज एट स्मॉल चार्ज एट स्मॉल टाइम dt। अब हमें पता है हमारे पास करंट की क्या डेफिनेशन, मतलब जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, dq/dt। हम वैसे तो हमें पता है कि हमारा करंट क्या होता है, जो एसी सोर्स के अंदर जो फ्लो करेगा वो हमारा होता है q/t, ठीक है, ऐसे होता है q/t। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि I जो है स्मॉल चार्जेस के लिए है ना, स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू dq/dt, ठीक है। इसको यहाँ से फिर हम dq की वैल्यू निकाल लेते हैं, dq की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I dt, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि थोड़ा तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू dq/dt, ठीक है। यहाँ से हमारे पास dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, I dt, ठीक है। अब देखो फिर हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की हम प्रीवियस लेक्चर में वैल्यू निकाल चुके हैं। हमारे पास I की वैल्यू क्या होती है, फॉर AC हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होती है, I0 sin ओमेगा, ठीक है। अब इसको I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t को हम यहाँ पे रख दें, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, पुट 2 इन फर्स्ट, पुट 2 सेकंड वाली को फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास dq क्या आ जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t d। अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्योंकि sin ओमेगा t सॉरी यहाँ पे हुआ, अब हमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस
और इस टाइम इंटरवल के बीच में निकालना है। अब यहाँ से देखो हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि इस पूरे एसी के लिए पूरे हाफ साइकिल में अगर पूरा जो कंप्लीट साइकिल में जो हमारी एवरेज वैल्यू होगी ना वो 0 होगी, क्योंकि एक टाइम पे हाफ साइकिल में जो चीज पॉजिटिव होगी वही नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास नेगेटिव होगी, तो नेट हमारी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डीसी में 0 नहीं होती, डीसी में तो कांस्टेंट होती है ना, डीसी में तो ऐसा 0 नहीं होती, उसकी एवरेज वैल्यू सिर्फ एसी में होती है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब छोटे छोटे चार्जेस हैं लेकिन हमें तो पूरा ये इंटरवल चाहिए, तो उस इंटरवल के लिए हमें पता है जब छोटी छोटी चीजों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टेकिंग इसको हम इक्वेशन 3 कर दे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां से इसका इंटीग्रेशन कर दे, dq इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी। ठीक है, यहां से देखो, यहां से हमने लिया, यहां तक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे चार्जेस, नेट चार्ज हमारा कैपिटल ये क्यू आ जाएगा, यहाँ से आई नॉट, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम करंट है वो है ना कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें पता है कि जब साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन में इनटू में, अगर मान लिया हमारे पास ऐसा होता कि 2x dx, अगर ऐसा होता तो हमें पता है अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते तो हमें पता है कितना आ जाता, 2 हो जाता है ना। अगर हमें इसका डेरिवेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 2x की मतलब n+1/n+1 हो जाता है ना, इस तरीके से है ना, तो x की 2/2 हो जाता है। तो सेम उसमें यही इंटीग्रेशन करेंगे हम, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस ओमेगा टी। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का हमारे पास कोस प्लस कोस हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो साइन का हमारे पास माइनस कोस ओमेगा टी होता है, और नीचे हमें अगर इंटीग्रेशन करते तो हम नीचे वैल्यू आती है जो हमारी कांस्टेंट वाली, यानी ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखें, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन पहले क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू भी तो लिखनी थी ना, देखो शुरू में चार्ज हमारा क्या था, 0 से लेकर क्यू, 0 पे हमारे पास करंट भी 0 था, है ना। जब चार्ज हमारा क्यू हुआ तो हमारा करंट क्या हुआ, यहाँ पे t/2 पे हमारा चार्ज क्यू हो गया, है ना। t/2 टाइम का लिखेंगे ना यहाँ पे, तो t/2 की हमें लिमिट लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, इसलिए हमने t/2 की लिमिट लगानी। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो, अगर इसको हम सोल्व करेंगे ना इंटीग्रेशन, तो q माइनस 0 होता है, पहले q हो जाएगा ना, 0 से लेकर q। ठीक है, यहाँ से q माइनस 0 तो q ही रहेगा, यहाँ से i, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो माइनस का कोस ओमेगा टी, और नीचे कितना आ जाएगा इसका ओमेगा, है ना, और यहाँ से इसकी लिमिट कहाँ से है, 0 से t/2। देखो ये हमारी इक्वेशन 3, ये हमारी इक्वेशन आ गई 4। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो हमें क्या रिमूव, इसको रिमूव करते हैं हम, यहाँ पे ये हो गया ना हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको रिमूव करेंगे तो उसके बाद देखो क्या प्रोसेस होएगा, यहाँ से हमारा Q है वो ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू Q माइनस, यहाँ से आई नॉट। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस का हम इसको ओमेगा को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस को भी हम बाहर ले लेते हैं, कोस ओमेगा टी बचा, सिर्फ हमारे पास कितना बचा, कोस ओमेगा टी, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, 0 से t/2। अब हम यहाँ से q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट ओमेगा। ठीक है, यहाँ से देखो कोस ओमेगा टी आया, अब हमें पहले t की जगह t/2 करना है। अब इस ओमेगा को भी सोल्व करेंगे क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसके भी फॉर्मूला होता है, इसको भी लिखेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, कोस ओमेगा t की जगह पे हम t/2 रख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या रख लेते हैं, माइनस ऑफ कोस टी, तो कोस 0 बचेगा। ठीक है, कोस 0 आ जाएगा। अब देखो, अब हम सोल्व करते हैं माइनस का आई नॉट इंटू आई नॉट बाय ओमेगा। अब यहाँ से जो कोस ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2π/t होता है हमारा कोस, जो ओमेगा होता है ना, देखो ओमेगा वैसे तो 2πf होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि कितनी होती है, 1/t होती है, इसलिए हम 2π/t लिखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख दें 2π/t और इंटू में कितना है t/2। cos 0 हमारे पास -1 होता है, सॉरी 1 होता है ना, तो माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से आप देखो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का I0/ओमेगा, यहाँ से t से हमारा t कैंसिल, 2 से हमारा cos 180, देखो cos 180 हमारा कितना होता है cos π =-1, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 और -1, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया माइनस का I0/ओमेगा और यहाँ पे कितना आया माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 2I0/ओमेगा। देखो इसको हम डेफिनेट ये लिखेंगे, यहाँ से ये हो गया ना हमारा, देखो ये रिमूव कर देते हैं हम, इसकी जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है ना वो हमें रखनी है। देखो इसको हम दोबारा लिख दें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसके बाद का प्रोसेस है ये, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से I0/ओमेगा आया था ना, ठीक है, यहाँ से आप सोल्व करें, cos π हमारे पास -1 होता है, -1 ही हो गया, तो यहाँ से माइनस का I0/ओमेगा और यहाँ से माइनस का 2, यानी हमारे पास कितना आया 2I0/ओमेगा। ये हमारी जो वैल्यू आई थी, ये हमारी जो चार्ज की वैल्यू आई थी, किसके लिए आई है AC के लिए, क्योंकि हम AC के लिए निकाल रहे थे पहले। अब हमें चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू बतानी है और दोनों जो हमारा चार्ज होगा AC में और जो DC में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, हमारी डेफिनेशन यही तो कहती है कि जितना चार्ज हमारा DC करंट जो है जितने हाफ टाइम पीरियड में जनरेट करेगा उतना ही चार्ज हमारा AC करेगा उतने ही हाफ टाइम पीरियड में। अब दोनों को हमें इक्वल तो रखना होगा। यहाँ पे तो क्या होगा, ये हमारा चार्ज आया है AC के लिए, ठीक है, 2I0/ओमेगा, इसकी वैल्यू हम, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि हम DC के लिए अब सोल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम DC के लिए सोल्व करते हैं। देखो ये हम एक रिजल्ट ही रख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा QAC आया था यहाँ पे हम रख लेते हैं कि हमारा QAC हमारा कितना आया 2I0/ओमेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें DC वाला चाहिए, है ना, ठीक है, उसके बाद हमें DC चार्ज चाहिए। तो DC के लिए हमने देखा था कि हमारा, जैसे ये हमने DC ले लिया था, जैसे हमने I = क्या लिया था, दैट इज Q/T, ये लिया था ना हमने, हमारा एक करंट होता है। DC के लिए अगर देखो कि हमारा QDC किसके इक्वल हो जाएगा, QDC = I × dt। अब हमने DC के लिए हमने देखा था, जो हमने ये इंडक्टर दिया था इस तरीके से और उसको हमने एक DC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया था, है ना, कनेक्ट कर दिया था, तो ये वाला करंट हमने कितना लिया था IM, यानी मीन करंट, है ना। तो यहाँ पे जब हम चार्ज निकालेंगे तो I की जगह पे हम क्या लिखेंगे IM, है ना, दैट IM इज द करंट इन द DC सर्किट, है ना, तो IM इज द करंट इन द DC सर्किट, तो IM ये मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्यों निकाले, तो यहाँ पे चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे I × T हो जाएगा, तो I की जगह पे हम IM लिखेंगे, बिकॉज हम DC के लिए निकाले और DC के लिए हमारा मेन करंट IM था, इसलिए हमने IM लिखा। और यहाँ पे T हमारा कितना है, हाफ टाइम पीरियड, यानी T/, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की हमारा जो चार्ज होता है जो AC में होगा वही हमारा DC में होना चाहिए, तो AC में और DC में होगा तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे ना, तो क्या फ्रॉम, ये हमारी 5th क्वेश्चन, ये हमारी 4th, फ्रॉम 6th, फ्रॉम 5th एंड 6th, क्योंकि बाय डेफिनेशन कर लें तो कितना आ जाएगा IM, क्योंकि हमें IM की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि मीन करंट, जो मीन करंट हमारा DC में होगा वही AC में होगा, तो हमें IM की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा IM × T/2 और इज इक्वल टू 2I0/ओमेगा। क्लियर हो गया। अब हम इस ओमेगा की IM को निकाल ले, यहाँ से देखो IM कैसे निकलेगा हमारा, इसको देखो रिमूव करके हम, यहाँ से देखो हमारा IM कैसे हो जाएगा, IM इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 4I0 और नीचे कितना आ जाएगा
ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये ओमेगा होगा ये हमारे पास कितना होता है 2 पाई बाय टी, लेकिन टी चला जाएगा ऊपर, इस टी से टी कैंसिल, ये हमारा टी आ गया। तो हमारे पास आई एम की वैल्यू जो हमारा मीन करंट होगा ना डीसी सोर्स में, वो क्या होगा आई एम इज इक्वल टू 2 आई नोट बाय पाई। ठीक है, अगर हम इस पाई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास पॉइंटों में आंसर बनेगा और उसी का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो मीन करंट है ना फॉर ए डीसी सोर्स के लिए, क्योंकि डीसी सोर्स जो चार्ज जनरेट करेगा उस हाफ टाइम पीरियड में, वही जो चार्ज है वही हमारा एसी सोर्स से जनरेट करेगा। तो यहाँ से आई एम हमारे पास कितना आया 2 आई नोट बाय पाई, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया जो हमारी एवरेज वैल्यू थी फॉर ए एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, अगर मान लिया इसको अगर हम पॉइंटों में निकालना चाहें कि पाई की जगह पे हम क्या लिखें, अगर 3.14 लिख दें, तो अगर हम पाई की जगह पे ये लिख देंगे ना 3.14, तो हमारे पास आई एम की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये हमारे पास लगभग बनेगी 0.637 ऑफ आई नोट, मैक्सिमम करंट की 0.37 आई नोट बन जाएंगी। अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करके हमारे पास 63.7% समथिंग बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर, तो ये हमारी यहाँ पे क्या थी एवरेज वैल्यू और अल्टरनेटिंग ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी एवरेज वैल्यू थी ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर ए अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।